नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सेशन में। हम लोग आज डिटरेंस यानी प्रतिरोध को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने जो है शक्ति संतुलन को बहुत डिटेल से समझा था। उसी का एक अलग और कह सकते हैं नया परिप्रेक्ष्य है डिटरेंस। ठीक है, देखिए अगर आप डिटरेंस की बात करें तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि शक्ति संतुलन की बात हमने की थी। शक्ति संतुलन में क्या होता था कि दो देश होते थे और जब ये होता था कि भाई देखो आपस में युद्ध ना हो अपनी सुरक्षा के लिए कि जो आपका पड़ोसी या शत्रु देश है उसके बराबर या तो आप शक्ति रखिए या उससे अधिक रखिए, तो आप सामने वाला हिम्मत नहीं करेगा आप पे आक्रमण करने की और आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन डिटरेंस जो है एक अलग तरह की रणनीति है, उसमें अपनी सुरक्षा की जाती थी। इसमें अगर मैं साधारण और सीधी भाषा में कहूं तो ये आक्रामक नीति है और सामने वाले को डराया जाता है। डराने में और सुरक्षा करने में दोनों में अंतर है। ठीक है, आप इतना प्रभाव अपना बना रखो कि सामने वाला डरा रहे आपसे, आप पे आक्रमण ना करे। ठीक है तो लगभग वैसे थोड़ा सा अंतर है, समझने का प्रयास कीजिएगा। वो एक कूटनीति थी, वो एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक परिप्रेक्ष्य जो था वो कूटनीतिक था। ठीक है, लेकिन ये कैसा है, ये एक सैन्य रणनीति है। ये कैसी नीति है, एक सैन्य रणनीति है जिसमें क्या करते हैं जो विभिन्न देश होते हैं वो अपने आक्रामक व्यवहार पे, यानी आक्रामक क्या होता है, डराने वाली चीज। ठीक है, आक्रामक व्यवहार पर प्रतिबंध आरोपित कर किया जाता है, यानी कि अपने प्रभाव से सामने वाले जो देश होते हैं उन पर प्रतिबंध आरोपित किया जाता है, यानी उनको डराया जाता है या उनको ऐसा दर्शाया जाता है कि आप यदि हमारे पर आक्रमण करोगे तो आप ही के लिए अहितकारी होगा। अगर हम बात करें डिटरेंस में तो सबसे बड़ी चीज है ये भय को व्यक्त करने वाली नीति कही जाती है या राज्यों के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। वैसे देखा जाए डिटरेंस तो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परमाणु और एक होता है परंपरागत। तो पहला है हमारा परंपरागत। देखिए परंपरागत डिटरेंस क्या है, क्योंकि आज के समय तो जो लागू होता है वो परमाणु डिटरेंस ही ठीक से लागू होगा, लेकिन परंपरागत डिटरेंस का मतलब ये होता है कि देखो जब आपके पास सैन्य शक्ति बहुत हो, जैसे मान लीजिए दो पड़ोसी देश हैं, दोनों ए और बी, और दोनों के बीच में विवाद है, तो मान के चलिए बी जो है, बी के पास आप मान के चलिए 2 लाख मिलिट्री सैनिक हैं और तोपे हैं, जितने भी आर्म्स होते हैं वो सारी चीजें हैं। ए के पास मान लीजिए मात्र 10,000 सैनिक हैं और इनके पास बहुत सीमित संसाधन है। तो जाहिर सी बात है ये परंपरागत तरीका है चीजों को व्यवहार से कि इनको भाई अगर इनसे आक्रमण हुआ तो हमारे लिए अहितकारी होगा। ठीक है, तो ये एक दूसरी चीज हो जाती है, धमकी देना कि हम आक्रमण कर देंगे, जैसे पाकिस्तान धमकी देता है कि हम परमाणु बम का प्रयोग कर लेंगे। इस तरह से परंपरागत तरीकों में परंपरागत चीजें होती थी, परंपरागत हथियार होते थे, कन्वेंशनल चीजें और नॉन कन्वेंशनल, यहां पे थोड़ा सा इसमें यही अंतर ला देता है। बल्कि जबकि परमाणु डिटरेंस में क्या है कि परमाणु डिटरेंस में आप देखेंगे कि सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि इसमें परमाणु हथियारों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि परमाणु मिसाइल हो गई, ठीक है, एटम बम हो गया, इस तरह से जो एटमी हमला है वो दिखाने का दावा किया था। क्योंकि भाई आपके पास कितना भी आर्मी हो, कितनी भी बढ़िया आपके पास मिसाइल टोप ये सब हो, लेकिन अगर आपने एक बार परमाणु हमला कर दिया तो सब ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है, तो आधुनिक समय में जो डिटरेंस यूज होता है उसको परमाणु डिटरेंस कहते हैं। इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। यहां पे देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध तक क्या था। प्रथम विश्व युद्ध तक जो चीजें थी वो कैसी थी, परंपरागत प्रतिरोध के रूप में होती थी। ठीक है, जो डिटरेंस का रूप था वो कैसा था, परंपरागत था। लेकिन आप देखेंगे कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, उसके बाद क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर कैसे खत्म हुआ आप सभी को पता है, हमने डिस्कस ही किया था कि यूएसए ने अपने परमाणु क्षमता का एक प्रकार से वो टेस्टिंग भी कर रहा था। ठीक है, अपना जो टेस्टिंग कर रहा था, टेस्टिंग करने के लिए उसने जापान पर फेंक दिए थे और दिखाने के लिए पूरी दुनिया में कि हमारे पास इतनी ताकत है और हम इसका प्रयोग कर भी सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु भय चारों तरफ छा गया था और तुरंत द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, उसके भयानक प्रभाव हुए। क्योंकि भाई आप तब तक किसी से लड़ेंगे जब तक लड़ेगा कि आप जीत जाएंगे या हार जाएंगे, हारना भी ठीक है, लड़ेंगे अपने सम्मान के, लेकिन जब कोई बचेगा ही नहीं, ठीक है, और आने वाले दसों हजार साल तक वहां पे ठीक से वेजिटेशन और ये सारी चीजें और आदमी जो पैदा होंगे वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाएंगे, ना विकास हो पाएगा, वहां का वातावरण दूषित हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में पीछे हटना ही उचित समझा जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा भय व्याप्त था और अमेरिका ने जापान पर पहली बार परमाणु हमला करके दिखा भी दिया था कि इससे बड़ा खतरा जो है, अभी तक इससे खतरनाक हथियार किसी के पास नहीं है। ठीक है, और बार बार यूएसएस को प्रयोग भी करता रहा, जॉन फॉस्टर भी इसको प्रयोग करते रहे, इस बार बार डराने की। इसको कगार की नीति या पॉलिसी ऑफ ब्रिकमैनशिप भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ब्रिकमैनशिप है, ठीक है, कगार की नीति,
नाम याद रखिएगा, जॉन फास्टर डालेस। इस तरह से कई बार पूछ लिया जाता है, हालांकि ये नेट वगैरह के एग्जाम में ज्यादा होता है, टीजीटी और टीजीटी में तो है नहीं, पीजीटी में बेसिकली चीजें पूछी जाएंगी ऊपर से। और अच्छा, अभी तक तो क्या था, जब यूएसए ने इसका प्रयोग किया तो पूरे विश्व में इसका दबदबा बन गया, लेकिन 1949 में रसिया इससे बिल्कुल भी पीछे नहीं था, खासकर सोवियत संघ बोले, रसिया तब तक नहीं था, सोवियत संघ था। तो सोवियत संघ ने भी 1949 में अपना पहला विस्फोट किया, मतलब कि जो प्रयोग था उसको सफलतापूर्वक कर लिया। और इससे जब यूएसए ने देखा तो यूएसए को लगा कि अरे ये तो क्या है, अब इसका क्या मतलब है कि अगर इसके पास है, हालांकि सीमित मात्रा में थे, यूएसए ने काफी डेवलप कर लिया था, लेकिन ये चीज इनको समझ में आई तो उन्होंने बोला कि देखो, इन्होंने नारा दिया कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का नारा, भाई बोले कि हम लोग भाई भाई हैं आपस में, ठीक है। अब यहां पे आगे चलेंगे हम लोग, क्यूबा जो प्रॉब्लम होती है उसको समझना आवश्यक है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, क्यूबा क्राइसिस को समझ लेते हैं, फिर यहां से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्यूबा क्राइसिस, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, आखिर ये क्या था और काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें शुरू से, जो क्यूबा की बात थी, 15वीं शताब्दी में जो क्रिस्टोफर कोलंबस आए थे यहाँ पे, इन्होंने इसके आने के पहले, क्रिस्टोफर कोलंबस के आने के पहले यहाँ पे बेसिक यहाँ की जो मूल जनजातियाँ थी वो रहती थी, लेकिन जब कोलंबस आए तो इनके बाद 15वीं शताब्दी में आए थे, और इनके आने का प्रभाव ये हुआ कि स्पेन से बहुत ज़्यादा लोग आए और कंपनियां आई और साथ में उन्होंने इन्वेस्ट किया, और वहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधन थे उनका दोहन करना चालू कर दिया। और इस प्रकार देखा जाए तो ये 1898 तक जो है स्पेन की कॉलोनी बनकर रह गया, यानी कि स्पेन का एक उपनिवेश था। और 1898 में एक घटना होती है जो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस मायने में है कि इसमें अगर आप देखें कि स्पेन और अमेरिका का युद्ध होता है, खासकर क्यूबा को लेकर, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पेरिस की संधि होती है, यानी कि पेरिस में एक संधि की जाती है जिसमें यह समझौता होता है कि जो क्यूबा है, क्यूबा क्या करेगा, अब क्यूबा रहेगा किसके संरक्षण में, यूएसए के संरक्षण में रहेगा। और इस प्रकार से देखा जाए तो क्यूबा जो है यूएसए के संरक्षण में रहने लगता है, ठीक है। कब तक रहता है, 1902 तक। एक्चुअली 1902 में क्या हुआ, मई 1902 में क्यूबा को स्वतंत्रता दे दी गई, आज़ादी दी गई, किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा। कैसी आज़ादी थी, ये औपचारिक थी, ठीक है। औपचारिक क्यों है आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि जब इनको आज़ादी मिली तो रिपब्लिक ऑफ क्यूबा का जन्म हुआ, ठीक है। लेकिन औपचारिक इस मामले में थी क्योंकि यूएसए का निरंतर हस्तक्षेप बना हुआ था, चाहे आर्थिक नीति हो, चाहे कूटनीतिक नीति हो, कोई भी पॉलिसी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, इकोनॉमी की महत्वपूर्ण पॉलिसी हो, जो संसाधन है उनके उपयोग करने की पॉलिसी हो, सब पर क्या चलता था, यूएसए का ही बोलबाला चलता था। इवन जो वहाँ की 80% लैंड होल्ड करते थे बड़े बड़े जमींदार, वो यूएसए के ही थे, और सारा जिम्मा जो है यूएसए के पास ही रहता था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय तक ये चलता रहा। लेकिन उसके बाद एक घटना होती है, घटना क्या होती है, यूएसए का सहयोगी था। 1952 में एक यहाँ के जो जनरल थे, आर्मी जनरल थे, वो तख्ता पलट कर देते हैं यहाँ की सरकार का। उनका नाम था बतिस्ता, फुलजेंसियो बतिस्ता, ठीक है, बतिस्ता कहिए, बटिस्टा कहिए। तो इन्होंने, आर्मी जनरल थे, इन्होंने जो है एक तख्ता पलट किया, ठीक है। और तख्ता पलट करने के बाद जो है यहाँ पे शासन किया, कब तक किया, 1959 तक। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें भी जो है यूएसए ने ही सहायता की थी, यूएसएन आर्मी ने इनको आर्म्स प्रोवाइड कराए थे और सहायता की थी। ये तो ठीक था क्योंकि यूएसए वहाँ पे जो है पूरी तरह से किसी भी तरह से अपना कंट्रोल रखना चाहती थी, एन केन प्रकारेण। और जब आर्मी शासन था, क्योंकि लोकतंत्र तो था नहीं, तो जनता की जवाबदेही आर्मी की किसी के प्रति बनती नहीं थी, तो वहाँ पे जितना भ्रष्टाचार अधिकतम हो सकता था, जितने अपराध हो सकते थे, मानवाधिकारों का जितना हनन हो सकता था, सारी चीजें हो रही थी। इसी बीच जब 1952 से 1959 के बीच में जब ये सारी चीजें चल रही थी, तो कहीं ना कहीं वहां पे एक आग, और वहां पे लोग इकट्ठा हो रहे थे और एक क्रांति का उद्भव हो रहा था। 1950 में ही फिडेल कास्त्रो और चे गुएरा, ठीक है, कास्त्रो इसके खासकर प्रमुख थे और गुएरा उनके सहयोगी थे। तो इन्होंने विद्रोह प्रारंभ किया था, सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। सशस्त्र विद्रोह में ये लोगों को एक कर रहे थे और साथ के साथ जो है भावना बढ़ा रहे थे। और होते जाते 1958 में 16 जुलाई को इन्होंने मूवमेंट किया, और ये क्रांतिकारी मूवमेंट था, ठीक है। इस क्रांतिकारी मूवमेंट में काफी बड़ी घटना सामने आई और इनका प्रभाव बढ़ता चला गया। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि 8 जनवरी 1959 को इन्होंने क्यूबा की राजधानी पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद जो है, अच्छा ये चीज भी आप समझिएगा
कि जो कास्त्रो ने और गुएरा ने जो साथ मिलकर ये जो इनकी सरकार थी बतिस्ता की, जो आर्मी जनरल थे जिन्होंने कब्जा कर लिया था, तख्ता पलट कर दिया था, इनका बतिस्ता का भी सहयोग किसने किया था? यूएसए ने किया था। अच्छा, गुएरा और कास्त्रो का भी सहयोग यूएस की आर्मी ही कर रही थी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अब बतिस्ता से लोग नाराज चलने लगे थे यूएसए के, और यूएसए का उतना खुलकर वो सपोर्ट कर नहीं रहे थे। तो यूएसए चाह रहा था कि ऐसी गवर्नमेंट हो या ऐसी सत्ता हो जो यूएसए का सपोर्ट करे। तो ये सब तो ठीक रहा, ठीक है, ये सब ठीक रहा। और शुरू में जब कास्त्रो ने 8 जनवरी 1959 को राजधानी पर कब्जा किया तो उन्होंने सरकार का गठन किया, और सरकार के गठन करने के बाद शुरू में इन्होंने यूएसए का सपोर्ट भी किया। लेकिन क्योंकि अब ये अपने आप को आजाद मुल्क समझते थे तो इन्होंने अपने हिसाब से, इनको भाई उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का बोलबाला था, उनसे प्रभावित हुए और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम को लीगलाइज कर दिया, यानी कि उनको मान्यता दे दी। अब मान्यता देने के बाद बेसिकली बात क्या थी? यहां तक तो ठीक था, यूएसए इनसे नाराज होने लगा क्योंकि यूएसए पूंजीवादी राष्ट्र था और कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से साम्यवादी राष्ट्रों से, साम्यवादी देशों से मतभेद रखता था। उसके साथ एक और बात होती है कि ये होते जाते आगे जाके यूएसएसआर के साथ कम्युनिस्ट एक कॉमर्शियल एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, ठीक है। कॉमर्शियल एग्रीमेंट साइन करने के बाद अब इतना क्या ही कहना था कि उसके बाद जो है यूएसए की एकदम से कह सकते हैं कि यूएसए एकदम आग बबूला हो गया, ठीक है। उसको लगा कि भाई देखो, हमने समर्थन किया, हम अभी तक तो जैसे भी चल रहे थे मनमानी कर रहे थे। 1898 के बाद यूएसए का ही चल रहा था, इसकी सरकार नहीं तो उसकी सरकार, ठीक है, तख्ता पलट कराया, फिर आर्मी विद्रोह कराया, सब कुछ ठीक था। लेकिन अब चीजें गड़बड़ हो रही थी क्योंकि अगर देखा जाए तो जो कास्त्रो और गुएरा थे, ये कहीं ना कहीं, चे गुएरा थे, ये कहीं ना कहीं स्वतंत्र विचारधाराओं के लोग थे और इन्होंने अपने राष्ट्र को प्रमुखता दी। कहीं ना कहीं दबाव यूएसए का महसूस नहीं किया और उस समय जो है एक प्रकार से बैलेंस को समझा। लेकिन बात आगे बिगड़ तब जाती है जब यहाँ पे यूएसए से नाराज हो जाता है और 14 अप्रैल 1961 को जो जॉन एफ कैनेडी यूएसए के प्रेसिडेंट थे, वो एक मिशन के लिए भेजते हैं कुछ लोगों को, बे ऑफ पिग इस मिशन को बोला गया। इसमें एक्चुअली क्या था, जो वहाँ पे क्यूबा में रिफ्यूजी शरणार्थी रहते थे उनको हथियार प्रोवाइड करके विद्रोह करने की नीति जो है अपनाई गई। हालांकि यहाँ पे जो कास्त्रो थे और इनका इतना बढ़िया सिस्टम था कि इन्होंने चीज़ों को भाप लिया और ये विद्रोह शुरू हो उसके पहले ही जो है इन्होंने 1961 तक इसको खत्म कर दिया। अब करना क्या था, यूएसए तो पहले ही नाराज चल रहा था, आगे और समस्या इनकी बढ़ गई। 1962 में यूएसए ने क्यूबा पर विभिन्न प्रकार के सैंक्शंस लगाए, प्रतिबंध लगाए, आर्थिक प्रतिबंध लगाया, ठीक है, राजनीतिक प्रतिबंध लगाए, उसके साथ और भी प्रतिबंध इन्होंने जितने प्रकार से सीमा पर प्रतिबंध लगाए, आने जाने के बहुत सारे प्रतिबंध जितने हो सकते थे, सारे प्रतिबंधों को आरोपित किया। अच्छा, अब यहाँ पे समझिए, क्योंकि हम क्यूबा संकट पढ़ रहे हैं, तो जब हम क्यूबा संकट पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा 1962 का ही क्यूबा संकट पढ़ते हैं। तो 62 तक क्या था माजरा, आपको समझ में आ गया यूएसए और क्यूबा की क्या पॉलिसी थी। अच्छा, क्यूबा का लोकेशन अगर आप देखें ना तो यूएसए के जस्ट जो है नीचे ही पड़ता है, मैक्सिको के खाड़ी के पास, और यहीं पे इसके मैक्सिको है, इधर जो है यूएसए है, बहामास है, ये आसपास के देश हैं, तो एकदम सटा हुआ है ये, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को समझिएगा कि 1962 में, अभी तो ये चल रहा था, 1962 की जो शीत युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का माहौल बना हुआ था। 1962 में यूएसए एक काम और कर रहा था, इसने जो है रूस को घेरने के लिए इटली और टर्की के जो आइलैंड थे वहां पे जो उनकी रेंज था रसिया के पास, इन्होंने अपनी मिसाइल लगा रखी थी। और क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है एक वर्चस्व दो ध्रुवीय देश उभर के आए थे, खासकर यूएसए और रसिया, ठीक है, यूएसएसआर, रसिया नहीं था उस समय तक, तो यूएसएसआर तो सोवियत संघ था, उसने जो है एक दूसरे के प्रति ऐसी नीतियां अपना रखी थी कि अपने को श्रेष्ठ साबित करना चाहते थे, जिस कारण से यूएसए रसिया को घेरता चला रहा था। और इस दौरान क्योंकि भाई आपने रूस के आसपास मिसाइल लगा रखी है, तो इस चीज से सोवियत संघ भी नाराज हुआ और उसने क्या किया, उसने क्यूबा के साथ तो दोस्ती कर ही रखी थी, कॉमर्शियल एग्रीमेंट कर रखा था और कम्युनिस्ट पार्टी की जो लीगलाइज कर रखा था, तो यूएसएसआर ने इसका फायदा उठाया और जाके एकदम यूएसए के नीचे यहाँ पे क्यूबा के पास, यहाँ पे एकदम बगल में, ठीक है, वहां पे जो है मिसाइल को लगा दिया। अब रूस ने जैसे मिसाइल लगाया, ठीक है, ये चीजें एकदम डायनेमिक रूप से बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि अभी तक क्या था कि
रूस पे साध रहा था निशाना यूएसए, लेकिन रूस ने भी एकदम एग्रेसिवली जो है पूरी तरह से अपने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को पूरी तरह से वहां पे एकदम से लगा दिया, जिससे एक बड़ा तनाव बन गया पूरे विश्व में और एक ऐसे संकट की स्थिति आई कि मतलब आधा विश्व समाप्त हो सकता था, क्योंकि दोनों के पास पर्याप्त परमाणु हथियार थे और दोनों राजी भी थे, लड़ने में कोई पीछे नहीं आ रहा था। तो हमने चिकन गेम मॉडल पढ़ा था। चिकन गेम मॉडल में क्या था? चिकन गेम मॉडल में यही था कि भाई देखो चिकन कौन बनेगा, यानी कि हारेगा कौन। दोनों पीछे हटते हैं तो हट जाते हैं, लेकिन जब ऐसी बात आती है कि दोनों का विनाश सर्वनाश हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में कोई पीछे हटता है या दोनों पीछे हट जाते हैं। तो हुआ भी है, कैनेडी ने धमकी दी, ठीक है, इधर से रसिया भी एकदम से, यूएसएसआर भी काफी आगे एग्रेसिव हो रखा था। बाद में फिर दोनों नेताओं ने बुद्धिमत्ता दिखाई, ठीक है, बात हुई खुश्चेव की, निकिता खुश्चेव की, जो सोवियत संघ के अध्यक्ष थे, ठीक है, और यहाँ के यूएसए के अध्यक्ष थे, यानी कि प्रेसिडेंट थे। दोनों के बीच बात हुई कैनेडी के बीच में, और दोनों ने बाद में अपनी अपनी मिसाइल्स को हटाया, ठीक है। लेकिन यहाँ तक होते जाते क्या हुआ था कि यूएसए के जो संबंध थे क्यूबा के साथ वो बिगड़ चुके थे, और 1963 में, यानी कि जस्ट एक साल बाद, क्यूबा ने पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम को अपना लिया। यानी कि यूएसए ने पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम को अपने यहाँ अपना लिया, यूएसए का क्यूबा ने अपना लिया। और साथ के साथ अगर आज भी आप देखें तो पूरी तरह से, अगर आप कहें, एकदम से लिबरलाइज हुए हैं, काफ़ी कुछ प्राइवेट सेक्टर इन्होंने लाया है, लेकिन फिर भी जो है ये देखें तो आज भी ये कहीं ना कहीं साम्यवादी एक देश के रूप में है। हालांकि जब 1990 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है या विघटन होता है, तो उस दौरान क्योंकि इनको जो सहायता मिलती थी यूएसएसआर से, यानी सोवियत संघ से, वो काफ़ी बाधित हुई, जिसके कारण से इनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिर धीमे धीमे उगरे, और इस जो 3 साल का टाइम है, इसको स्पेशल पीरियड बोला जाता है या विशेष अवधि बोला जाता है इकोनॉमिक क्राइसिस की भाषा में। और साथ के साथ ये तो हो गया। अगर इंडिया के साथ हम देखें तो इंडिया के साथ इसके काफ़ी अच्छे रिलेशन है। 1959 में जब ये कास्त्रो ने अपनी सरकार बनाई, तो उसके बाद भारत उन एक देशों में था, भारत, जिन्होंने पहले क्यूबा को मान्यता दी थी एक देश के रूप में, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप नैम में देखेंगे, ठीक है, नैम में देखेंगे जो एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, उसमें क्यूबा और भारत दोनों एक सहयोगी देश थे। साथ के साथ चे गुवेरा, जो कि देखा जाए तो एक क्रांतिकारी थे, हिंसा को समर्थन करते थे क्रांति में। ये 2 दिन के लिए भारत के दौरे पे आए और पंडित जवाहरलाल नेहरू से इन्होंने मुलाकात भी की, और यहाँ से जाने के बाद इन्होंने देखा कि भाई देखो, ये महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने अपने लेख में लिखा भी है कि इंडियन लोग जो है अहिंसा को ही अपना सब कुछ मानते हैं, और अहिंसा के बल पे इन्होंने विदेशी साम्राज्य को हरा दिया। तो ये क्यूबा संकट था, और क्यूबा के बारे में बेसिक जानकारी थी जो हमने डिस्कस किया। देखिए, अब क्योंकि क्यूबा क्राइसिस को हमने समझ लिया, तो यहां पे आप समझिए कि 1960 के दशक में, क्योंकि पता है 1962 के दशक में, 1962 में चीजें बहुत गड़बड़ हो गई थी। तो क्यूबा संकट के दौरान अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, और ये जो थे यहाँ के राष्ट्रपति थे क्रुश्चेव, दोनों के बीच जो है सोवियत चीजों को, जो अस्त्र थे उनको हटाने के लिए बाध्यता हो गई, क्योंकि हमने समझाया था चिकन गेम मॉडल के आधार पर, ठीक है, क्योंकि इनके पास भी वही चीज थी, इनके पास भी ये चीज थी। और 1960 के दशक के बाद जो है, जो सोवियत संघ के जो हथियार थे उसकी क्षमता भी धीमे धीमे बढ़ने लगी थी। 1970 के दशक तक दोनों की क्षमताएं लगभग बराबर थी। शीत युद्ध के दौरान दोनों की जो क्षमताएं थी, इसलिए कोई बड़ा युद्ध हो नहीं पा रहा था, क्योंकि खुलकर अगर दोनों लड़ते तो दोनों के लिए उतना ही नुकसानदेह था। इसीलिए इस नीति को क्या बोला गया, जैसा कि हमने बताया 1970 के दशक में दोनों देश बराबर रूप से संपन्न थे, इसलिए इस डिटरेंस को क्या बोला गया, पारस्परिक सुनिश्चित विनाश, यानी कि मैड, यानी कि म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, ठीक है, एकदम अश्योर्ड थे कि भैया नाश तो होगा ही। अगर एक ने भी परमाणु हथियार का प्रयोग किया तो अगला करेगा ही करेगा, और अगला दोनों ने एक दूसरे पर परमाणु हथियारों का प्रयोग इस भांति करना प्रयोग कर दिया, तो यह निश्चित था कि दोनों का सर्वनाश हो जाएगा, कोई भी देश वहां बचने वाला नहीं है। और साथ के साथ उसका अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ेगा, और तृतीय विश्व युद्ध की संभावना प्रबल हो जाएगी, जिससे पूरे विश्व में इस तरह की चीजें बढ़ जाएंगी और पूरे विश्व के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो एक प्रकार से ये बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसी को हम लोग आगे समझते हैं। 1970 के दशक में जो है इस चीज को क्या नाम दिया गया, मैड, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, या पारस्परिक सुनिश्चित विनाश। अब बात यहाँ पे विजय और पराजय की नहीं थी, अब चिंता यहां पे आ गई थी कि अस्तित्व की चिंता जो है वो पहली चीज प्राथमिकता में आ गई थी, कि भाई देखो, अगर युद्ध हुआ तो ठीक, अगर इसका प्रयोग हो गया तो समस्या हो गई,
ना, तो इसके लिए प्रयास भी होने थे, तो आगे चलकर इस चीज के लिए प्रयास भी होते हैं। लेकिन अब क्योंकि दोनों में तनाव बढ़ गया था, होड़ बढ़ गई थी कि कौन आगे है, ठीक है, यूएसए या यूएसएसआर, तो 1970 के दशक में आप देखेंगे कि इस चीज में जो शीत युद्ध था, क्योंकि वैचारिक था, हॉट वॉर नहीं था ये, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं लड़ा जा रहा था, विचारों की लड़ाई थी, अपने आप को बड़ा साबित करने की लड़ाई थी। तो इसलिए क्या हुआ कि इनके गुट भी बने और अपने अपने गुटों को इन्होंने जो है न्यूक्लियर सहयोग देना प्रारंभ कर दिया। इसको क्या बोला गया, एक ग्रुप बनाया गया, एक अम्ब्रेला बनाया गया, इसको एटमी छाता, ठीक है, न्यूक्लियर अम्ब्रेला या फिर विस्तारित डिटरेंस भी कहा गया। ठीक है, ये टर्म याद रखिएगा, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम को याद रखिएगा, गुटों के साथ याद रखिएगा। और आगे चलकर जब ये डिटरेंस आगे बढ़ा तो 1980 के दशक में क्या हुआ कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, कौन थे ये, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रीगन। देखिए इस तरह के नाम पेपर में पूछ ले जाते हैं, किसने नारा दिया, तो इन्होंने स्टार वार का नारा दिया। स्टार वार क्या था, ये बेसिकली कंप्यूटराइज्ड सिस्टम था जो हवा से ही या अंतरिक्ष से ही एक सैटेलाइट के माध्यम से ही जो परमाणु हथियार थे उनके माध्यम से चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकता था। देखिए बेसिकली होता क्या था कि जैसे अगर परमाणु हमला करना है तो एक बॉम्बर होता था, पहले एक बॉम्बर होता था ऐसे करके, ठीक है, इसमें नीचे मिसाइल्स रखी जाती थी, परमाणु बम रखे जाते थे और ये जब आगे बढ़ता था तो ऐसे नीचे गिराते हुए चला जाता था, तो इससे ये डिस्ट्रॉय होता था। उसके बाद आगे के समय में 80 के दशक में ये भी हो गया कि जो सबमरीन थी उनकी भी व्यवस्था हो गई कि ये भी आके नीचे से जो है चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। और मिसाइल तो सबसे पहले बाद में देखा जाए तो मिसाइल भी आ गए जो कंप्यूटरी ऑपरेटेड थे, कंप्यूटराइज्ड थे, ठीक है। लेकिन अब क्या था कि इससे भी आगे बढ़कर इन्होंने सोचा कि हम सैटेलाइट से ही जो ये चीजें आएंगी इनको ही यहाँ से अपना ऐसे सैटेलाइट लगा रहेगा और इस सैटेलाइट के माध्यम से ही छोड़ के हम इसको ध्वस्त कर देंगे रास्ते में ही। तो इस चीज का भी जो है इन्होंने ध्यान दिया। हालांकि आगे चलकर रूस ने भी इस चीज को डेवलप कर लिया था, लेकिन बात यह आती है कि ये नारा किसने दिया, रीगन ने। तो इसको स्टार वार का नारा किसने दिया, स्टार वार मूवी मत समझिएगा, ठीक है, रीगन के साथ ये जुड़ा हुआ है, ये चीज याद रखिएगा। कैनेडी के साथ क्या जुड़ा है, रीगन के साथ क्या जुड़ा है, चीजें महत्वपूर्ण है। 1985 आते आते क्या हुआ था कि क्योंकि देखो अगर यूएसएसआर की बात करें तो ये लोग कैपिटलिस्ट थे नहीं, ठीक है, और इनके यहां सबसे बड़ी बात आ रही थी कि आर्थिक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, वित्तीय समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इनको जो है अपने दैनिक कार्यों के लिए और अपने डेवलपमेंट के लिए ठीक से पैसे की जो आपूर्ति थी वो नहीं हो पा रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, गोर्बाचोव, इन्होंने क्या किया कि परमाणु हथियारों में कटौती करना प्रारंभ कर दिए, क्योंकि बोल रहे थे भाई देखो आर्थिक बोझ अतिरिक्त बढ़ रहा है और इससे विश्व में अशांति ही फैल रही है। और कुल मिला के अशांति और शांति वाली बात नहीं थी, अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना था। तो इसलिए भी जो है ये चीज यहाँ पे आकर महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं 1970 के दशक। देखिए अभी तक क्या था, 1985 में जैसे इन्होंने किया, उसके बाद जो है यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, यानी कि उसका विघटन हो जाता है, विभाजन हो जाता है, अमेरिका फिर एक शक्ति के रूप में रह जाता है, ठीक है। लेकिन परमाणु डिटरेंस के रूप में बोले तो 1990 के दशक में जो है भारत और पाकिस्तान दोनों ने जो है क्षमता हासिल कर ली। भारत ने हासिल की, पाकिस्तान को लगा भाई देखो ये तो फिर वही चीज है कि हम तो अब कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो उन्होंने बस वही डिटरेंस वाली बात आती है कि फिर हमको भी करना पड़ेगा। तो ये तो बातें अलग हुई कि हालांकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में जो है ये चीजें डिटरेंस की लागू नहीं होती, क्योंकि इनके बीच तो युद्ध अवश्यंभावी है। हालांकि वो अपने अपने विचार हैं, ठीक है। अब इस प्रकार से देखा जाए तो जब भारत ने ये क्षमता हासिल की तो यूएसए ने शुरू में विरोध किया, बहुत से आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन बस वही बात थी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस चीज को कंटिन्यू करा आगे। और फिर बाद में पाकिस्तान और भारत के बीच एक सहयोग समझौता भी हुआ परमाणु माध्यम को लेकर, इसके उपयोग को लेकर विश्वसनीय क्षमता हुआ कि भाई देखो हम लोग के पास बहुत ही घातक हथियार हैं और इसका प्रयोग हम लोग आपस में नहीं करेंगे। तो ये किसके किसके बीच हुआ था, उस समय जो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ थे उस तरफ पाकिस्तान से। तो इसमें जो है हालांकि भारत ने अपना तो सेट यूज कर रखा है कि नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपना रखी है, लेकिन बात वही आती है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि बार कभी कभी बोलते हैं नो फर्स्ट यूज करेंगे, फिर कभी कभी बोलते हैं भैया देखो हम पहले यूज कर लेंगे, हम उसको देखने के लिए नहीं रखे हुए। और आए दिन ऐसा आप लोग सुनते रहते होंगे न्यूज में, मीडिया में, कि वहां के जो कोई भी मिनिस्टर मुंह उठा के आता है और कहीं से भी बोल देता है कि हमने परमाणु हथियार देखने के लिए नहीं रखा है। खैर वो भूल जाते हैं कि इंडिया के पास भी है, लेकिन बात यह आती है कि इनकी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो काफी घातक है। तो जबकि पाकिस्तान इस चीज पे लेके क्लियरेंस नहीं, लेकिन भारत के साथ कैसी हमारी पॉलिसी है, न्यूक्लियर जो आर्म्स हैं, न्यूक्लियर हथियार हैं, वेपन हैं, उनके संबंध में हमारी जो पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है। तो ये हमने डिटरेंस को देख लिया, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।